तो आज की क्लास में बेसिकली हम ग्राफ्स देख रहे हैं। सबसे पहला ग्राफ जो मेरे पास है होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हमें पता है ये बात, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का सिंबल है पाई वर्सेस आर। आर हमारे पास डिस्टेंस होता है, इसको रेडियस नहीं समझना। अच्छा, ये ग्राफ बनेगा किस तरह? सबसे पहली बात तो ये, अगर मेरे पास ये एक्सिस है। अच्छा देखो, ये ग्राफ्स ना कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एएस से या आईजीसीएससी के ग्राफ्स, तो इनको अच्छे से समझना जरूरी है। तुमने इससे पहले अभी तक देखे हैं ये ग्राफ्स? फाइ के नहीं देगा। अच्छा, देखो इमेजिन ये करते हैं, यहाँ पे एक मेरे पास प्लैनेट है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास एक प्लैनेट। अब जाहिर है इस प्लैनेट का ही स्पेसिफिक यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा, ऐसा ही है। बिल्कुल। सही है, इसको मैं RAD लिख देता हूँ बस, क्योंकि आ नहीं रहा। मतलब ये रेडियस की बात हो रही है यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक रेडियस है मेरे पास। अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करूँ, मैं हमने क्या पढ़ी थी बात कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास? कुछ याद है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चेंज इन हाइट। नहीं नहीं, चेंज इन हाइट नहीं होता। हमने ये बोला था कि वर्क डन पर यूनिट मास एंड मूविंग दैट मास फ्रॉम इन्फिनिटी, एक इन्फिनिटी डिस्टेंस अपार्ट है, टूवर्ड्स वेयर, इनटू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी कि मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं सरफेस के ऊपर। ऐसा ही है, बिल्कुल। क्योंकि इसके अंदर जाएंगे तो फिर हमारे पास ये वैलिड नहीं रहेगा, तो हम सरफेस तक लाने की बात कर रहे हैं अभी। सही है, अर्थ की। तो इसका मतलब यार, मेरे पास अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, तो पोटेंशियल इस पॉइंट पे जो रेडियस वाला पॉइंट है, सिर्फ यहीं तक होगा। ऐसा ही है, मतलब पोटेंशियल अगर मैं चलो लेबल भी कर दूं एक्सेस, तो मेरे पास ये, मेरे पास पोटेंशियल है, ये नीचे कर देते हैं, पोटेंशियल है इन जूल्स पर किलोग्राम, और ये मेरे पास डिस्टेंस है इन मीटर्स। ठीक है, सही है। पर किलोग्राम। तो मुझे एक ये बात पता है, मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहाँ तक एग्जिस्ट कर सकता है? मेरे पास इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी डिस्टेंस, यानी लेट्स से ये इन्फिनिटी पॉइंट है, मुझे नहीं पता ना इन्फिनिटी पॉइंट, तो हम्म। एज्यूम कर रहे हैं इन्फिनिटी है। और ये कहाँ तक एग्जिस्ट करता है? सिर्फ सरफेस, यानी मतलब इस पॉइंट किसी इस लाइन के आसपास करेगा, इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। समझ आ रही है? बिल्कुल। ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसने कहीं तुम्हें स्पेसिफाई कर दिया कि मेरा ये पॉइंट लेट से रेडियस है, तो तुम इसके आगे लाइन एक्सटेंड नहीं करोगे। सही है, ये बात याद रखना कि रेडियस जो है, उस उधर इस पॉइंट पे कोई, मतलब ये जो अर्थ के अंदर वाला पॉइंट है, वहाँ कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं होता। अब समझने की बात क्या है कि हमने बोला था इन्फिनिटी से जीरो होता है, ऐसा ही है। और आज जाते जाते क्या बिल्कुल। होते रहते हैं? नेगेटिव होते रहते, वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी तक आ जाएगी, हमें नहीं पता कितना डिस्टेंस है। ऐसा ही है, हो सकता है वो डिस्टेंस सिर्फ 4 मीटर्स अपार्ट हो, तो सॉरी 4 मीटर्स तो बहुत कर दिया, 4000 किलोमीटर्स अपार्ट हो। सही है, तो वो -4000 हो जाएगा अगर ये जीरो है मेरा। तो ये यहाँ से यहाँ तक इस तरह, मतलब कि कहने का मकसद नेगेटिव वैल्यू होगी मेरे पास। हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है ना, वो कुछ, ये चलो अभी हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू अज्यूम नहीं करते। हमें ये बात पता है वो जीरो के पास से स्टार्ट होगा, बट तुम्हें क्या पता है इस लाइन के ऊपर इन्फिनिटी कहाँ पे है? अगर मैं ये हटा दूंगी तो मैं तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें पता है इन्फिनिटी यहाँ रीच करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, ये लाइन एक्सटेंड ही करता रहूँ। इन्फिनिटी है ना, एक्सटेंड भी कर सकता हूँ मैं। हम्म। तो हम करेंगे प्लेटो ग्राफ। प्लेटो का मतलब होता है कि ये ग्राफ इसके करीब आता जाएगा जीरो के, लेकिन जीरो टच नहीं करेगा। ये बात समझ आ रही है? समझ में आ गई। क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल ये लाइन चल रही है कंसेक्टिव एक्सेस की, तो ये इसके करीब जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, तुम्हें नहीं पता कि ये कब टच करेगा, ये बहुत करीब होता जाएगा। लेकिन तुम कभी ये नहीं कह सकते ये इस लाइन को टच कर लेगा। ठीक है, तो ये प्लेटो कहलाता है कि हमारा ग्राफ प्लेटो कर जाता है। अच्छा, सही है। तो ये मेरे पास यहाँ चल रहा है, और इन मीटर्स, मतलब डिस्टेंस इन मीटर्स। जाहिर है इन्फिनिटी है, मुझे नहीं पता इन्फिनिटी कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ से। और दूसरी बात पोटेंशियल है, यहाँ इस साइड पे पोटेंशियल है। तो मेरा डिस्टेंस जैसे जैसे मैं कम करता रहूंगा, कम हो रहा है डिस्टेंस, वैसे वैसे मेरा पोटेंशियल डिक्रीज होता रहेगा। क्योंकि मेरे पास कहीं ना कहीं पोटेंशियल जीरो होगा, ये पूरा पोटेंशियल का एक्सेस है ना। तो पोटेंशियल मेरे पास जीरो होगा, यानी मतलब ग्राफ पे टच कर रहा होगा, वो होगा इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मुझे नहीं पता, तभी मैंने प्लेटो करके स्टार्ट किया। और जैसे जैसे मैं जाऊंगा तो -1 -2 इस तरह करके इंक्रीज करता रहेगा, ऑल द वे टिल वेयर कि आके कुछ ग्राफ इधर प्लेटो कर जाएगा। अगेन यहाँ पे भी प्लेटो क्यों करेगा? अब ये चलो यहाँ प्लेटो नहीं करेगा, मैं तुम्हें अगर स्पेसिफाई कर दूं अर्थ के ऊपर एक वैल्यू, तो ये हो जाएगा, समझना। मैं दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से आगे ग्राफ हमारा।
ठीक है। और मैं तुम्हें बता देता हूँ अर्थ की जो सरफेस पे पोटेंशियल है ना, क्वेश्चन में अगर लेट से उसने बताया हुआ है अर्थ की सरफेस के ऊपर पोटेंशियल इतना है, तो तुम वो यहाँ पे लाके लाइन टच कर सकते हो। सही है कि यहाँ पे आके सही है। वो टच हो गया, और ये पॉइंट क्या है मेरे पास, ये पॉइंट है मेरे पास -62.5 मिली जूल्स पर किलोग्राम, या मेगा जूल्स पर किलोग्राम, सॉरी। सही है, तो तुमने मतलब इस तरह से करके दिखा सकते हो तुम ये बात। लेकिन तुम्हें ये प्लेटो वाला कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। हमने यहाँ पे क्यों, सही है। यहाँ पे हमने प्लेटो क्यों किया, हमने बेसिकली इस वजह से किया क्योंकि मुझे नहीं पता इन्फिनिटी कहाँ है। हो सकता है इन्फिनिटी यहाँ रीच कर रहा हो सकता है इन्फिनिटी यहाँ रीच कर रहा हो सकता है और आगे कर रहा हो, तो मैं कितनी, तो मुझे तो नहीं पता ना कितना है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे इसी तरह से रखता हूँ उसको, और ऑब्जेक्ट कितना दूर है। सही है। अच्छा, एक तो कॉन्सेप्ट ये था जो हमें समझना था। यहाँ पे अगर मैं इसको लेबल भी कर दूं तुम्हारे लिए, तो ये बेसिकली कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ये मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है एट दी सरफेस। ठीक है, हम अभी सरफेस के ऊपर बात कर, ठीक है, कोई इशू इस चीज़ में? नहीं। सही। ये था मेरा ग्राफ पोटेंशियल का वर्सेस आर। लेकिन अगर अब मैं ग्राफ मल्टीपल बॉडीज का बनाऊं, ये तो मैंने एक का बनाया ना, देखो तुमने आज तक एएस में भी जो ग्राफ्स देखे वो एक बॉडी का ग्राफ देखा है, कोई एक दिस वर्सेस दिस का ग्राफ। हम अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या करते हैं, बेसिकली हम इसके इस चैप्टर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड्स की जब हम ग्राफ की बात करते हैं, तो हम वहाँ पे मल्टीपल बॉडीज को भी कंसिडर कर लेते हैं। तो अब हम ग्राफ देख रहे हैं किसका, हम बेसिकली ग्राफ देख रहे हैं ग्राफ ऑफ टू बॉडीज, जिसके अंदर मेरे पास फर्स्ट ग्राफ जो है ना वो है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तुम्हें याद है हम जी से लिखते हैं वर्सेस आर। देखो सिंबल की तुम्हें सिंबल्स भी सारे पता होने चाहिए कि अगर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, तो ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन है, सो ऑन एंड सो। ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। अगेन मैं एक्सेस बनाऊंगा, इस ग्राफ को भी गौर से समझना। हो सकता है तुम्हें पिछले वाले से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन ये इतना ज्यादा होता नहीं है। और ये मैंने एक मिडिल एक्सिस बना दिया मिडिल में। तो ये आ गया मेरे पास ग्राफ। मैंने कि इधर क्यों बनाया है, समझने की बात यह है। लेट्स से अगर तुम अभी ये वाला पॉइंट भूल जाओ, तो मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास ये पॉइंट जो है ना वो अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस मतलब ये एक्सेस ही मेरे पास स्टार्ट हो रहा है अर्थ की सरफेस पे से। सही है, पहले तो मैंने ये इसको थोड़ा सर्कल को आगे तक बनाया था ना, अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये सरफेस पे ही है। ठीक है, सही है। ये कर रहा हूँ। अर्थ की सरफेस के ऊपर मेरे पास कितनी ग्रेविटी होती है, मतलब वैल्यू ऑफ ग्रेविटी क्या होती है मेरे पास, 9.8। 9.81। 9.8 बिल्कुल। तो मैंने यहाँ लेबल कर दिया, मुझे ये वैल्यू नोन है मेरे पास, ये 9.81 है। ठीक है, क्योंकि हम ज़ाहिर जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। सिमिलर, अच्छा इसका ग्राफ किस तरह बनेगा, जैसे जैसे तुम्हारा डिस्टेंस इंक्रीज करते रहेगा, ज़ाहिर है यहाँ पे डिस्टेंस है, वहाँ पे जो है वो ग्रेविटी है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं ग्रेविटी की वैल्यू कम होती रहती है ना, और जैसे हम स्पेस में जाते हैं तो ग्रेविटी हमारे ऊपर एक्ट ही नहीं करती। ऐसा ही है, बिल्कुल। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम होती रहती है। तो ये ग्राफ किस तरह आ जाएगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह आ जाएगा। कोई इशू इस चीज में? नहीं। ये तुमने बनाया एक सरफेस का। अब बात सारी ये है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक सरफेस का ग्राफ नहीं बनाने को आएगा, तुम्हें वो देगा मल्टीपल। यहाँ पे यानी तुम्हारे कि मून पे भी आ सकता है, अर्थ अर्थ पे भी आ सकता है, बिल्कुल और कोई और प्लैनेट भी दे सकते हो। अब मैंने यहाँ पे जैसे मून कंसिडर कर लिया, मून सरफेस। देखो अगर मैं अर्थ और मून की बात करूं, ये मेरे पास अर्थ है, ये मून है, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरह, ये अर्थ है ये मून है, ठीक है, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरह है, इनवर्ड्स है इस साइड पे, ऐसा ही है। बिल्कुल। इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, इस साइड पे। क्या मैं पोलैरिटी कंसिडर कर सकता हूँ कि इस वाले की अगर लेफ्ट साइड जा रही है तो पॉजिटिव है, इस वाले की राइट साइड जा रही है तो नेगेटिव है, क्योंकि मुझे पोलैरिटी कंसिडर करनी है, वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल। क्योंकि बेसिकली एक्सेलरेशन नहीं है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, हम्म। तो पोलैरिटी कंसिडर करनी है। मतलब मेरा ये ग्राफ अब ऑपोजिट साइड से स्टार्ट होगा, यानी कि इधर से। आज समझ रहे हो, लेट्स से मून की सरफेस के ऊपर ये है कोई वैल्यू, ठीक है, जो ये है इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, तो ये ग्राफ एग्जैक्टली उसी शेप में बनेगा, लेकिन ऑपोजिट बनेगा। कोई इशू है ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि समझ पोलैरिटी में आ गई। की हमने,
ये बात याद रखना। तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे सरफेस के ऊपर +9.81 है, तो तुम अगर अर्थ की जैसे लेट से 6 होती है, सॉरी मून की लेट से 6 होती है, तो वो -6.81 होगी। और वो कम होती जाएगी, तो -6.81 से कम कितना होगा, -5.81। सो ऑन एंड सो जीरो की तरफ आएगा वो, -4.3, -2 पॉइंट समथिंग करते करते वो जीरो आएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे बिल्कुल। जो वैल्यू जीरो लेके जानी। तुम अगर ये माइनस हटा दो तो तुम्हें ये इसी तरह दिखेगा कि 6 पॉइंट, ये वैल्यू जो है डिक्रीज कर रही है। ऐसे ही है, वैल्यू डिक्रीज ही कर रही है, बट विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि पोलैरिटी कंसिडर की गई है मैंने। ये बात समझ आ रही है? बिल्कुल। तो इस वजह से मेरी वैल्यूज क्या होंगी, सारी ऑपोजिट साइड में नेगेटिव होंगी। -6 है, 6.2, तो ऐसे करते करते ये वैल्यू होते होते जीरो की तरफ जाएगी। होगा वही, तुम इस बात में कंफ्यूज नहीं होना। जैसे अर्थ की मेरे पास वैल्यू कम हो रही है, वैसे ही मून की भी हो रही है। सिक्स, जैसे जैसे मून से दूर जाता जा रहा हूँ, 6.81, 5.81, 4.3, 2 पॉइंट समथिंग, और जीरो हो गई। इसी तरह अर्थ का भी सीन था कि 9.81 से करते करते वो जीरो आ रही है। बस यहाँ मसला क्या हुआ, पोलैरिटी कंसिडर करने, तो सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। जीरो तो ऑफकोर्स नेगेटिव नहीं हो। यहाँ तक कोई इशू है? पेपर में ना तुम्हें हो सकता है वो ये दोनों ग्राफ्स बनाने को दे, और हो सकता है इनका रिजल्टेंट बनाने को दे। अगर इन दोनों के रिजल्टेंट ग्राफ की बात करूँ ना मैं, तो वो भी बड़ा खास ग्राफ है, अच्छा है, समझने वाली चीज है। इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, ये बात तुम्हें पता है? समझिए, मुझे पता है। सही है, ये दिख रहा है ना। दिख रहा है। तो इसका ग्राफ ज्यादा इसके पास से स्टार्ट होगा। रिजल्टेंट बता रहा हूँ, अब मैं रिजल्टेंट बना रहा हूँ। बेसिकली रिजल्टेंट होगा कि इन दोनों ग्राफ्स का मैं रिजल्टेंट बना रहा हूँ कि इन दोनों का बीच की जो फील्ड है वो किस तरह एग्जिस्ट कर रही है। नेट फील्ड जो है, अगर मैं उसको कहूँ, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कुछ इस तरह एग्जिस्ट करी। स्ट्रेट लाइन नहीं होगी भाई। ये ग्राफ समझ आया तुम्हें? ये अगर थोड़ा सा ना, येलो लाइन समझ नहीं आई। येलो लाइन इनका रिजल्टेंट है। देखो जैसे यहाँ समझिए। पे फील्ड आ रही है, वो अगर फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 9.81 की साइड पे, इधर जो है वो 6.2 की साइड पे। और ये ऑब्जेक्ट है, तो फील्ड, नेट फील्ड तुम्हारे पास क्या होगी, टूवर्ड्स राइट होगी, और 3 पॉइंट समथिंग होगी, ऐसा ही है। समझिए। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी यही सिनारियो चल रहा है कि हम इन दोनों के बीच की एक लाइन, इन दोनों के बीच में एक लाइन बनाते हैं जो हमारी रिजल्टेंट लाइन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ग्राफ इस तरह है और एक ग्राफ इस तरह है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, इनके बीच में होता है, इस तरह होता है, सही है। नेट, जो इसको कहते हैं हम्म, एवरेज कहते हैं, सही है। तो यहाँ पे भी यही है कि नेट एवरेज हमारा जो है इसका ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वो जिस तरह की। तो मैं इसमें बात, खास बात क्या नोटिस करनी है, यहाँ पे ये लाइन जीरो पे टच कर रही है, सही है। एक ऐसा पॉइंट टच कर रही है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जीरो है, हाँ या ना? बिल्कुल। लेकिन ये बीच में नहीं है, वैसे तो ये बीच में मुझे नहीं बनानी चाहिए थी। अम्म, चलो अभी फिलहाल तो बीच में बन गई, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन वैसे ये बीच में नहीं होती। ये किसकी साइड पे ज्यादा होगी, हमने ये बात पहले भी करी थी, ये मून की साइड पे ज्यादा होगी, ऐसा ही है। बिल्कुल। क्योंकि हमने जब ये बात जिक्र किया था यहाँ पे, तो हमने कहा था नल पॉइंट हमारे पास मून की साइड पे ज्यादा होगा, तो हाँ, ये हमारे पास एक नल पॉइंट आ रहा है जहाँ पे मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, क्योंकि देखो हमने नल पॉइंट के फैक्टर्स में ये बात लिखी थी, हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, जीरो। जीरो। वो हमारे पास अगर एक्सिस पे टच कर रहा है रिजल्टेंट, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जीरो है, तो वो मिडिल में नहीं होगा, टुवर्ड्स मून होगा, स्मॉलर मास की तरफ ज्यादा होगा। ठीक है। तो अब तो खैर फिलहाल समझिए। मैंने मिडिल में बना दिया है, बट स्टिल ये मिडिल में नहीं होगा। तो तुम्हें मार्क्स किस तरह मिलते हैं? 3 मार्क्स से 4 मार्क्स का तकरीबन ये आता है, तो तुम्हें करेक्ट शेप बनानी होती है रिजल्टेंट की। करेक्ट शेप, ये इसके मार्क्स हैं। सेकंड तुम्हें मार्क किस चीज़ पे मिलता है, नल पॉइंट दिखाने पे। नल पॉइंट, जो कि बेसिकली कहाँ पे होगा, एक्स इंटरसेप्ट पे होगा। एक्स इंटरसेप्ट एट करेक्ट वैल्यू। क्वेश्चन के अंदर तुम्हें वैल्यू हो सकता है स्पेसिफाई कर दे, कुछ तुम्हें फाइंड आउट करनी है वो देखेंगे हम। अगर तुम्हें फाइंड आउट करनी होगी तो ऑफ कोर्स तुम किस तरह कर सकते हो, तुमने पिछला क्वेश्चन किया था, फाइंड आउट कर रहे थे हम कितना दूर है। ठीक है, तो एक डिस्टेंस मिल गया था हमें। इसके पास पेपर्स देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा तुम्हें। थर्ड हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट ग्राफ should always lie, should always lie between the two original graphs, two original graphs, never intersects। मतलब तुम्हें कुछ भी करके अपने ओरिजिनल ग्राफ्स को टच नहीं करना है। जब तुम ये येलो रिजल्टेंट लाइन बना रहे होगे, तुम्हें ओरिजिनल ग्राफ को कभी टच नहीं करना।
ठीक है। समझ गया। ठीक है, एवरेज है ना वो, एक तरीके से ऐसे कर। हम्म। चलो, एक और इसी तरह का ग्राफ कंसिडर करते हैं, इसमें कोई इशू है तो मुझे बता। नहीं। पक्की बात है। पक्की बात। नया कॉन्सेप्ट है, पहली दफा देख रहे हो कि दो हम एक साथ बना रहे हैं, दो ग्राफ से एक साथ बना रहे हैं एक ही ग्राफ के ऊपर। लेकिन ये इसी तरह से होगा। एक और ग्राफ कराऊंगा ना तो ज्यादा क्लियर हो ये जाएगा। ग्राफ याद करना होगा ना। ये ग्राफ की तुम्हें शेप याद रखनी होगी भाई, तुम्हें और देखो। वही शेप। जी वर्सेस आर का तो मैंने तुम्हें पहले भी बनाया था, ये देखो ये बनाया हुआ। कहाँ बनाया था? ऊपर और ऊपर। हाँ ये बनाया था, तो हमने अभी ये था। सर्विस से बनाया ना, तो मतलब ये वही शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। ऐसा ही है, यही थोड़ी शेप। सी लंबी। हाँ वो थोड़ी सी लंबी ड्रॉ की, मतलब शेप यही है ना, मतलब मेरे पास इसी बिल्कुल। एक्सटेंड हुई हुई है ज्यादा, क्योंकि मुझे वो कुछ और बनाना था वहां पे। अब ये है कि तुम्हें ये वाली शेप्स याद होनी चाहिए, अगर तुम्हें ये शेप्स याद होंगी ना तो तुम्हारे लिए क्या होगा, ग्राफ्स बनाना आसान होगा। क्योंकि अगर देखो तुमने अर्थ के लिए भी यही शेप बनाई है और मून के लिए भी यही शेप बनाई है, लेकिन ये तुम्हारे पास नेगेटिव एक्सिस में क्यों है, ड्यू टू पोलैरिटी। पोलैरिटी की वजह से इसका साइन चेंज हो गया, तो इसलिए नेगेटिव एक्सिस में चली गई। शेप वही है, इस चीज का तो ये ख्याल। पोलैरिटी हमने क्यों कंसिडर करी। मैं तुम्हें बताता हूँ ना वापस। मून है, ये अर्थ है। हम्म। ठीक है, सही है। मैंने अर्थ के लिए सारी वैल्यूज पॉजिटिव ली हैं और मून के लिए सारी नेगेटिव। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किस तरह होती है, इस इनवर्ड होती है, ऐसा ही है। बिल्कुल। और इसकी इसकी तरफ इनवर्ड होगी इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। बिल्कुल। दोनों वैल्यूज ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, अगर ये 9.81 पॉजिटिव है जो कि राइट पे जा रही है, तो ये अगर 6 वैल्यू हमने कंसिडर किया इसकी 6.2, तो वो नेगेटिव होगी। बिल्कुल। वैल्यू तो 6.2 है लेकिन नेगेटिव हम सिर्फ पोलैरिटी की वजह से, बिकॉज उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट है, वो सेम उसको हम डायरेक्शन। ऊपर नीचे भी कर सकते हैं ना, कोई मसला तो नहीं ना। ऊपर नीचे कर लो, हाँ कोई इशू ही नहीं है। सही है। अब अनलेस अगर वो स्पेसिफाई कर दे कि भाई ये अर्थ तुम्हें यहाँ बनाना है, मून तुम्हें यहाँ बनाना है, तब भी तुम कोई मसला नहीं है, तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। अगर तुम्हें उसने स्पेसिफाई नहीं किया, अगर लेकिन अगर स्पेसिफाई करती है तो जाहिर है तुम्हें पता होगा यहाँ पे पॉजिटिव वाला रीजन आएगा या नेगेटिव वाला रीजन आएगा। सही है। और अक्सर तो ये होता है कि एग्जामिनर बना के ही देता है, तुम्हें रिजल्टेंट ड्रॉ करना होता है मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर। तो रिजल्टेंट हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। रिजल्टेंट तुम्हें बस इनके बीच में ड्रॉ करना है। सही है। रिजल्टेंट इनके बीच में ड्रॉ होगा, बस किस किस चीज का ख्याल रखना है। अगर नल पॉइंट उसने तुमसे निकलवाया है, तुम्हें नल पॉइंट की वैल्यू पता है, तो तुम्हें स्पेसिफिकली तब टच करना है जीरो पे जब तुम्हें वो वैल्यू पता है। लेट से अगर तुम्हें ग्राफ की वैल्यू पता है कि ये जीरो है, ये लेट से 6.2 मीटर्स तक जा रहा है, सही है, 18.2 मीटर्स तक जा रहा है, एज्यूम कर रहे हैं एक वैल्यू 18.2, और तुम्हारा नल पॉइंट जो है लाई कर रहा है जीरो से लेके इस पॉइंट पे 10 मीटर्स अपार्ट, लेट से ये 10 मीटर्स है। तो तुम्हें मेक श्योर करना है तुम्हारा नल पॉइंट कहाँ से गुजरे, 10 से ही गुजरे। सही है। इस सही चीज, है। मतलब ये तो मैं स्पेसिफाई। दूसरा तुम रिजल्टेंट कैसे बनाओगे, तुम्हारा मैथ जिसका ज्यादा होगा उसकी साइड पे ऊपर की तरफ होगा ये, मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है ज्यादा मैथ्स के लिए ज्यादा होगा, कम मैथ्स के लिए कंपैरेटिवली कम होगा। ये छोटी मोटी चीजें हैं। ओके। ठीक है, तुम प्रैक्टिस करोगे ना इसके पास पेपर्स तो बहुत इजी होते हैं, समझ आ जाता है, मसला नहीं होता, और बहुत रिपीटेटिव होता है तो इजीली समझ आ जाता है बंदे को। एक ग्राफ और देखते हैं ताकि तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मल्टीपल ग्राफ्स एक साथ बनाने वाला। अब हम देख रहे हैं ग्राफ ऑफ, ये सेकंड ग्राफ जो है मेरा, ग्राफ ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्सेस अर्थ। अगेन दो प्लैनेट्स के लिए देखेंगे हम। तुम पहले ना एक आइडियल शेप खुद बनाने की कोशिश करोगे, उसके बाद मुझसे पूछोगे। अच्छा, अब हम देख रहे हैं ग्राफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और आर का, तो मैंने जैसे तुम्हें बोला तुम डिस्कनेक्ट हो गए थे कि हम, हम्म। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम ड्रॉ करने की कोशिश करोगे ये फिर। ये तुम्हारे पास अर्थ है, अर्थ की सरफेस जाहिर है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये तुम्हारे पास लेट्स से मून है, ये अर्थ की सरफेस है, ये मून है। थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, मैं तुम्हें सिर्फ चाह रहा हूँ कि तुम एक दफा इसकी शेप आइडेंटिफाई करो कि किस तरह बनेगी। हमने अभी पिछले पार्ट में ही बनाई है वैसे, तो तुम मुझे बताओ किस तरह बनेगी, हमने ये देखा था। ये रहा। हाँ भाई। अर्थ की। इसमें क्या बनाना है। दोनों के लिए बनाना है तुम्हें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ। पहले देखो वन बाय वन चलो, पहले अर्थ के लिए बना लो। अर्थ के लिए कैसे बनेगा? तो वाला सेम रिपीट नहीं होगा। ऊपर वाला तो देखो इसके लिए था, ग्रेविटी के लिए, ये वाला। ठीक है, ये वाला सेम। ग्रेविटी वर्सेस अर्थ था और ये किसके लिए। पोटेंशियल वर्सेस आर था, हम पोटेंशियल वर्सेस आर बना रहे हैं दोबारा, लेकिन अब दो बॉडीज के लिए बना रहे हैं, तो ये ग्राफ हमने बनाया था ना।
ये बनाया था हमने। तो बस इसी को रिपीट करोगे तुम वहां पे। जीरो से स्टार्ट हो रहा होता है नॉर्मली, क्योंकि डिस्टेंस जब इन्फिनिटी पे होगा तो मेरे पास वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो होता है। सही है। और जब मेरे पास डिस्टेंस जितना कम होता जाएगा उतनी नेगेटिव वैल्यू होती जाएगी। और सरफेस से ज़्यादा हमें बनाना नहीं होता, तो उसने सरफेस से ही ड्रॉ हम्म करने को दिया हुआ है। तो अगर ये मेरे पास अर्थ की सरफेस है तो ना। यहाँ से हम अर्थ के लिए ना, तो लेफ्ट साइड के बॉटम से शुरू करेंगे और राइट साइड के टॉप पे खत्म करेंगे। स- कर्व बिल्कुल। तो ये नीचे की तरफ। रहेगा, यहाँ से लेट से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा ही है। यहाँ से मैंने टच बिल्कुल। की सरफेस पे, मुझे वैल्यू पता है क्या होगी स्पेसिफिक अर्थ की पोटेंशियल। 9.81। नहीं नहीं, पोटेंशियल की डिफरेंट होती है। अच्छा। पोटेंशियल की तुम्हें याद नहीं करनी है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे तुम टच नहीं करोगी बिकॉज तुम्हें नहीं पता कितना डिस्टेंस अपार्ट जाके वो तुम्हारे पास इन्फिनिटी पे रीच करेगा। जीरो होगी वैल्यू, इन्फिनिटी तुम्हें नहीं पता कहाँ है। हमने स्पेसिफिक डिस्टेंस कंसिडर किया, हमसे मून तक कंसिडर कर रहे हैं। चलो भाई, अर्थ के लिए तो तुमने बना लिया, मून के लिए कैसे बनाओगे? मून के लिए कैसे बनाऊंगा मैं? हम्म। मून के लिए ऊपर ऐसे कह सकता हूँ मैं। हम्म, पक्की बात है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा मून के लिए भी ऊपर बनेगा, नीचे ही बनना चाहिए। क्यों? देखो मुझे रीजनिंग दो। ग्रेविटेशन पोलैरिटी कंसिडर कर सकते। पोलैरिटी तो कंसिडर नहीं करेंगे ना यहाँ पे। सबका ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, पोलैरिटी तो कंसिडर करोगे। तुम भी अभी अपने पास यही कर लो, चलो मून और अर्थ दोनों बना लो। शाबाश। और उसके बाद मुझे कुछ करके बताओ कि ग्राफ किस तरह बनेगा, दोनों के पोटेंशियल्स कंसिडर कर लो। मून का तो अर्थ का इस तरह बन गया, तो मून का किस तरह बने? चलो मैं तुम्हें अर्थ के लिए एक एग्जांपल दे देता हूँ। अर्थ, बेसिक। ये तो अर्थ के लिए बनाया ना हमने, हाँ हमने या अर्थ मून के लिए बनाया? नहीं, अर्थ के लिए बनाया, अर्थ से स्टार्ट किया ना, इस साइड से स्टार्ट किया हमने। ठीक है। हम्म मैं तुम्हें अर्थ के लिए एग्जांपल दे देता हूँ, हमने अर्थ के लिए बनाया कैसे। हमने बोला यार ये मून है, लेट्स से यही हमारा ऑब्जेक्ट है। ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस अपार्ट है। ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस अपार्ट है। जहाँ पे मून है वहां पे कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, मे बी जीरो हो मे बी ना हो, हमें नहीं पता, लेकिन जो भी है हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी पोटेंशियल की, ऐसा ही है। सही है। सही है। हमारे पास मैक्सिमम मतलब जीरो वैल्यू, नियरेस्ट टू जीरो वैल्यू होगी मैक्सिमम से, मतलब तो बाकी सारी तो नेगेटिव है ना, तो यहाँ जीरो है अगर, तो फिर -1 -2 -3 -4 अर्थ तक आते आते वो नेगेटिव वैल्यू होते होते टच कर जाएगी यहाँ पे सरफेस के ऊपर, तो इस वजह से हमारा मेरे ग्राफ ख्याल से ना मून के लिए जो बनेगा ना, वो राइट हैंड साइड से लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा। राइट हैंड साइड से लेके ऐसे कुछ मतलब, ऐसे। रीजनिंग चाहिए। इसका रिफ्लेक्शन सही है गलत है? सही कह रहे हो तुम, लेकिन मुझे रीजनिंग चाहिए। देखो मैं तुम्हें इसकी रीजनिंग दी देखो ना। मैंने ना, वो आपकी बात लेकिन ठीक है, मैंने तो जो जहां तक ये आइडिया इस वजह से लगाया कि हमने जब सिंगल का बनाया था ना, हम्म, तो वो भी नेगेटिव ही नेगेटिव में लाई कर रहा था। देखो देखो अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं तो देखो दोनों में कितना फर्क है। दोनों के नहीं एक्स नहीं, इससे ऊपर जो सिंगल में बनाया था हमने। सही है तुम्हारी, लेकिन यहाँ पे भी जब हमने पोलैरिटी कंसिडर की थी तो हमने दोनों को हम्म रिफ्लेक्ट किया था। ऐसा ही है, ऊपर नीचे एक्सिस के अंदर। ये तो मैं इसके अंदर तो जो इसकी जो ग्रेडियंट है वो तो वैसी, हम तो इसमें मतलब कि मैं क्या बोलूंगा, इसमें तो वैसी दोनों नेगेटिव पे ही है ना, दोनों पॉजिटिव में थोड़ी है। देखो एक की तो पोलैरिटी कंसिडर करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल एक ही पोलैरिटी का कंसिडर करनी पड़ेगी। क्या करोगे बताओ ना। क्या करेंगे हम? एक ही पोलैरिटी कंसिडर करनी पड़ेगी। देखो मैं तुम्हें फंसा रहा था, बात सारी ये है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना, तो एक स्केल हाँ, क्वांटिटी है। वो तो हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है ना, सही स्केलर है। क्वांटिटी है बिल्कुल, तो हमें उसमें डायरेक्शन मैटर ही नहीं करती। बिल्कुल, उसमें तो फिर वो मैटर करता है ना, गेन और लॉस। बस एग्जैक्टली तो इसका मतलब मुझे ये बात सोचनी नहीं है वो ऊपर बनेगा नीचे बनेगा क्या बनेगा, क्योंकि वो तो एक वो स्केलर, तो दोनों नीचे बनेंगे ना, दोनों नीचे बनेंगे, दोनों नेगेटिव क्योंकि दोनों उसमें नेगेटिव वैल्यूज स्केलर है। क्वांटिटी है दोनों, तो दोनों मेरे पास इस तरह से करके बन जाएंगे, मतलब कुछ इस तरह से। तो ये देखो ये चीज भी तुम्हें सबसे ज्यादा ख्याल रखना है इस चीज का, कि तुम इस कॉन्सेप्ट को मिक्सअप ना करो ग्राफ्स के अंदर। ठीक है। कि सही। हमें यहाँ पे पोलैरिटी कंसिडर करनी है। सही है। वी कंसिडर
polarity because G is a vector quantity. Vector quantity। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड, बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए ये वाली गलती ना करो। सही है, क्योंकि हम यहाँ लिख देंगे कि फाई इज स्केलर। ऐसे कर रहे हैं जैसे कुछ याद कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज का खास ख्याल रखोगे तुम। अगर स्केलर है तो तुम्हें फिर उसको रिफ्लेक्ट कहीं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो इसके लिए भी वो ग्राफ इस तरह बन रहा है तो इस साइड पे भी इसी तरह बनेगा, बस एक्सिस चेंज हुआ है। इस एक्सिस की जगह इस एक्सिस से बना रहे हो तो मेरे इसको रिफ्लेक्ट ऊपर वाले एक्सिस में करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, बस ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखना। अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी तो बिल्कुल ये ग्राफ इस तरह नहीं बनता, ये ग्राफ फिर वो ऊपर वाले एक्सिस के अंदर ही बन रहा होता। ठीक है, मतलब इसको ऊपर वाली साइड पे ही कहीं ना कहीं बना रहा होता। लेकिन कहने का मकसद अभी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी, तो ग्राफ एज इट इज यहाँ पे आएगा। मैं तुमसे बस ये रीजनिंग, ये जरा सा। ठीक है। सही है। अच्छा, तो तुम्हें इसके मार्क्स कहाँ मिलते हैं? इसके मार्क्स तुम्हें मिलते हैं, एक मार्क तुम्हें मिलता है यहाँ पे करेक्ट शेप का। अच्छा, इसका रिजल्टेंट भी तो बनाना है। अच्छा, इसका अगर रिजल्टेंट बनाना है तो अगेन तुम अगर एक बात नोटिस करो तो तुम्हें बेसिकली हर पॉइंट पे एवरेज ही लेना है ना। सही है, अगर मैं इन दो पॉइंट्स का एवरेज, सिर्फ इन दो पॉइंट्स का, इसका मेरे ख्याल से बीच में नहीं बनेगा बीच में, वर्टिकल। नहीं नहीं वर्टिकल नहीं होगा, वर्टिकल नहीं होगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, इसका एम्पलीट्यूड कम हो चुका होगा एवरेज लेने की वजह से, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर तुम समझ रहे हो ना, ये स्ट्रेट लाइन है, ये तो बेसिकली यूं एक ग्राफ है तुम्हारा। तो इन एक ग्राफ यूं है, एक ग्राफ यूं है, तुम दोनों का एवरेज क्या होगा? मिडिल में। ठीक है, तो इस तरह। खास बात क्या है, क्या नाम है, इसके अंदर जो हमने बोला है कि तुम्हें मार्क्स इस चीज पे मिलेंगे, वो होगी करेक्ट शेप। करेक्ट शेप, एक मार्क तुम्हें इसका मिलेगा। ये याद रखना कि रिजल्टेंट की सारी वैल्यूज ज्यादा नेगेटिव होंगी, मतलब इसको ऊपर नहीं बना देना, इसको इन सब के ऊपर नहीं बनेगा, ये नीचे बनेगा इनसे। तो रिजल्टेंट की वैल्यूज सारी ज्यादा नेगेटिव होंगी। रिजल्टेंट वैल्यूज विल बी मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव than the original graphs, original graphs। और थर्ड मार्क तुम्हें इसके अंदर मिलेगा कि ये ग्राफ ना कभी भी, अगर ये एक्सेस है ना मेरा, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, ये ग्राफ कभी भी मेरा एक्सेस पे टच नहीं करेगा, इसको एक्सेस पे टच मत करवाना। ये बात समझ आ रही है कि यहाँ ये टच नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट तो टच कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पे पॉइंट टच नहीं कर रहा। अगर ये दो पॉइंट्स टच कर रहे होते तो फिर मैं इसको भी एक्सेस पे टच करा देता, बट इन दोनों का एवरेज अब इस तरह होगा कि ये वाला बेसिकली यहाँ पे टच नहीं कर रहा होगा एक्सेस के ऊपर। ठीक है, ग्राफ विल नेवर इंटरसेक्ट, graph will never intersect the original graph, the original graph, and of course वो original graph को भी intersect नहीं करेगा। अच्छा, समझने की बात और क्या है तुम्हारे पास? बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ी थी ना हमने, हम्म, अगर मैं उसको तुम्हें लिख के भी दिखाऊं इस ग्राफ से रिलेट करते हुए, हमने जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ी थी ना, वो एक्चुअली क्या थी हमारे पास, किसके लाइक बराबर थी हमारे पास? वो बराबर थी G m/r² के, ऐसा ही है। अभी मैं जी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, फाई की बात नहीं कर रहा, ग्रेविटेशनल सही। पोटेंशियल। बेसिकली होता ये है कि अगर मैं इस ग्राफ फाई का अगर मैं ग्रेडियंट लेता हूँ, सही है, या नहीं चलो मैं उस वे में कंसिडर, हाँ अगर मैं फाई के ग्राफ के ग्रेडियंट की बात करूँ, ग्रेडियंट लूँ इस ग्राफ का, वो मेरे पास फाई वर्सेस आर, इस ग्राफ का वो मेरे पास क्या होगा? मेरे पास जी के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मेरे पास जी किसके बराबर है? जी जो है वो इक्वल है इसके, क्योंकि ग्रेडियंट हम इसी तरह निकालते हैं ना, डेरिवेट बिल्कुल। करके। तो अगर मैं इसको डेरिवेट करूंगा तो मेरे पास ये जी आ जाएगा। मैं तुम्हें इस बात का प्रूफ भी दे देता हूँ, ऐसा क्यों है अपनी तरफ से।
इवन दो पेपर के लिए तुम्हें वो प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, ज़ाहिर डिफरेंशिएशन तुम्हें अभी नहीं चाहिए इस चैप्टर के अंदर, लेकिन मैं तुम्हें दे देता हूँ। इसके इस चैप्टर के अंदर नहीं, लेकिन वो आगे मेरे ख्याल से हमने, हार्मोनिक मैं वो मोशन। देख रहा था उसमें, टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर के बाद आइडियल गैसेस में जरूरत है। आइडियल गैसेस भी नहीं है हमारे पास उसके अंदर है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सॉरी। जब वो पेंडुलम वाले केसेस आते हैं, वो साइन और बिल्कुल। वाले, तब हम वो कंसिडर कर रहे होंगे। तो भाई देखो यहाँ पे इवन दो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी दिखा देता हूँ कि मैंने अपनी मर्जी से बात नहीं बोली। ये रियलिटी में इस तरह होता है कि अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा फाई को, फाई का मेरे पास क्या होता है, फाई मेरे पास होता है -GM/R, और इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू आर। हमें ये बात पता है कि जी, -GM मेरे पास एक हम इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कांस्टेंट है। सही है, तो ये इस तरह भी लिख सकता हूँ मैं इसको, T/TR, इसको मैं डेरिवेट कर रहा हूँ GM और R⁻⁻1। अगर मैं इसको डेरिवेट करूंगा तो ये मेरे पास जाएगा ये मेरे पास आ जाएगा T वुड बी इक्वल टू, एक पावर नीचे आ जाएगी, एक पावर मैं इंक्रीज कर दूंगा तो इट्स गोना बी GM/R²। ये मेरे पास इसकी डेरिवेशन। और तुम देखो कि अगर जैसे ही मैंने डिफरेंशिएट किया, मतलब ग्रेडियंट लिया इस फाई और आर के ग्राफ का, वो किसके बराबर आ गया, इक्वल जी के। ये बात समझ आ रही है? बिल्कुल। तो ये मैं तुम्हें दिखा दी डेरिवेशन, इवन दो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें नहीं पता होनी चाहिए, तुम्हें डिफरेंशिएशन अभी नहीं चाहिए, लेकिन बस तुम्हें ये पता होना चाहिए ये बात, कि एक फाई और आर के ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है। जी, ये बात सही है। कोई इशू सही इसमें? है। नहीं। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अब समझ आ गए दो ग्राफ्स किस तरह बनाओगे, और स्केलर और वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया कि अगर तुम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ बना रहे हो तो तुम्हें वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको तुम्हें उसके अंदर तुम्हें पोलैरिटी कंसिडर करनी है। लेकिन जब तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ बना रहे हो, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वहाँ क्या है, तुम्हें वहाँ पे उसको उसकी पोलैरिटी कंसिडर नहीं करनी है। ये बात ठीक है? सही है। इसके पास पेपर्स देखोगे बहुत ईजी होता है, मसला नहीं होगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी का क्या मतलब होता है हमारे पास? स्टेशनरी तो वो होती है जो फिक्स होती है। फिक्स्ड होती है। जियो स्टेशनरी क्या है मेरे पास? जो सेटेलाइट के अराउंड घूमती है। अ, खुद सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट के अराउंड किस क्यों घूमे, किसी और चीज के अराउंड घूमती है। सही। देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अंदर तुम्हें स्टेशनरी का मतलब तो पता है, जो कि एक बेसिकली क्या है, स्टेशनरी है, एक स्टेबल है, वो अपनी पोजीशन इक्विलिब्रियम के अंदर है। जियो स्टेशनरी जब हम कहते हैं, इसका मतलब होता है स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ या रिलेटिव टू अर्थ। मतलब जिस तरह अर्थ घूम रही है, उसी तरह से ये सैटेलाइट भी मूव कर रही है, सच दैट कि अगर मैं यहाँ खड़े हुए सैटेलाइट को देखूंगा, मुझे लगेगा ये सैटेलाइट मूव ही नहीं कर रही है, मतलब मैं सैटेलाइट को देख ही नहीं सकता। लेकिन जिस स्पीड से, जिस तरह से मेरे पास, और जिस एंगुलर वेलोसिटी से, जिस टाइम पीरियड से मेरे पास अर्थ रोटेट कर रही है, उसी टाइम पीरियड, उसी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी से ये सैटेलाइट भी रोटेट कर रही है। तो ये मतलब हमेशा एक साथ ही, मतलब अगर मैं तुम्हें एक पॉइंट बना के दिखाऊं कि जब मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, हाँ सही है, जब मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ तो मेरे सैटेलाइट बिल्कुल ऊपर, मैं इसी पॉइंट पे खड़ा रहता हूँ, मेरी अर्थ पूरा रोटेट कर लेती है, यहाँ पे आ जाती है, तो मेरे पास सेटेलाइट तब भी कहीं होगी, यूं ही होगी, मेरे ऊपर ही होगी। ये बात समझ रहे हो? ये सेटेलाइट बिल्कुल हमारे साथ साथ घूमती है, अर्थ के साथ साथ घूमती है, सेम एंगुलर वेलोसिटी पे, सेम टाइम पीरियड के ऊपर। अच्छा, तो हम इसके लिए ये लिख सकते हैं कि स्टेशनरी, स्टेशनरी रिलेटिव टू द अर्थ, ये मेरे पास जियो स्टेशनरी का मतलब है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो देख लेते हैं। एक तो इसकी सेम एंगुलर वेलोसिटी होगी, सेम। मैं इसकी शक्ल भी तुम्हें बना के दिखा दूँ यहाँ पे, बट तुम जब रिवाइज कर रहे हो तो तुम कंफ्यूज ना हो कि क्या था। बेसिकली ये इस तरह से है कि जिस तरह हमारे पास अर्थ मूव करेगी, उसी तरह से ये हमारे पास सेटेलाइट मूव कर रही होगी। अच्छा, हालांकि सेटेलाइट ऐसी नहीं होती, थोड़ी सी डिफरेंट होती है कुछ इस तरह से है। अच्छा, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है मैं तुम्हें बता रहा था, इसकी सेम एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर
velocity omega and time period as the earth. नंबर सेकंड हमारे पास ये होगा सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अर्थ की रोटेशन तुम्हें पता है कहाँ से कहाँ होती है? मतलब नॉर्थ से साउथ होती है, ईस्ट टू वेस्ट होती है, वेस्ट टू ईस्ट होती है, किस तरह होती है तुम्हें पता है? वेस्ट टू ईस्ट होती है ना। वेस्ट टू ईस्ट होती है, तो ये सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट कर रही हो, वेस्ट टू ईस्ट। कभी नॉर्मली इसके ऊपर क्वेश्चन आया और तुम ये वेस्ट टू ईस्ट वाली पॉइंट, इसका पॉइंट जिक्र कर दो तो तुम्हें नॉर्मली मार्क मिल जाता है। अच्छा, और ये कहाँ होता है? ऑन दी इक्वेटोरियल प्लेन, इसकी पोजीशन होती है सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। और हमेशा इसका डिस्टेंस भी फिक्स रहेगा अर्थ से। ऐसा नहीं है कि इसका डिस्टेंस जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रही है तो ये कभी दूर चली गई कभी करीब आ गई, ऐसा भी नहीं होगा। हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस पे रहेगी। अगर ये 1000 किलोमीटर अपार्ट है तो ये 1000 किलोमीटर अपार्ट ही रहेगी। बात समझ आ रही है? भाई, ऑलवेज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, कोई इशू इसमें? नहीं। हमारे पास टाइम है, क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। अब देखो तुम्हें इस कॉन्सेप्ट से ना जो क्वेश्चन होगा हमारा, इससे ये भी चीज समझ आएगी कि किस तरह पिछला चैप्टर मैंने तुम्हें बोला था सर्कुलर मोशन लिंक्ड होता है इस चैप्टर के साथ। क्वेश्चन इनके अक्सर लिंक होके आता है। अब वो कह रहा है फाइंड आउट द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, सॉरी, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द geostationary satellite from the surface of the earth। तो डिस्टेंस चाहिए हमें सरफेस से लेके कहाँ तक? अर्थ तक, सरफेस से लेके सैटेलाइट तक। हमें क्वेश्चन में इसने बताया हुआ है मास ऑफ अर्थ जो कि गिवन है 6.0 इंटू 10⁻24 किलोग्राम्स। हमें रेडियस पता है अर्थ का, विच इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। नोटबुक है ना तुम्हारे पास तुम्हारी? हम्म। तो क्वेश्चन ये तुम सॉल्व करने वाले हो। जी की वैल्यू तुम्हें पता है विच इज 6.67 इंटू 10⁻11। चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे सबसे पहले तो मुझे बताओ स्टार्ट कहाँ से करूंगा, कैसे करूँ? कॉन्सेप्ट यही अप्लाई हो रहा है कि ये सैटेलाइट, ये बेसिकली अर्थ है मेरे पास और ये मेरे पास सैटेलाइट है अर्थ से। एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है, हमें सरफेस से लेके डिस्टेंस चाहिए कहाँ तक का? तो इसके आउटर बॉल को बोलेंगे, मतलब ये प्लेनेट की डायमीटर को बोलेंगे, क्या या चीज? सरफेस के लिए हम जो रेडियस सरफेस के ऊपर से देखो लेंगे या रेड बी नहीं नहीं, सेंटर में से रेडियस लेंगे? तो देखो, रेडियस तो मैं उसने ये वाला डिस्टेंस बताया हुआ है आर, और तुमसे वो तो ये डिस्टेंस मांग रहा है, समझो लेट से ये कैपिटल आर है। समझ रहे हो? तो तो तुम ये सेंटर से टू सेंटर से लाइन तक हम का ये रेडियस काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल जितनी भी तुम ये वाले इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूला यूज करोगे वो हम सेंटर से करेंगे। उसकी वजह ये तुम्हें याद होगा, मैंने कहा था पॉइंट मास।
और मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर के लिए, पॉइंट मास, क्योंकि इसका सारा मैथ सेंटर में है, तो तुम जो भी चीज कैलकुलेट करोगे तुम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट से करोगे, क्योंकि उसका मैथ सारा वहां पे है। ठीक है, वही। तो तुम्हारी कैलकुलेशन में सारी वो होगी, लेकिन अगर तुम डिस्टेंस निकालोगे तो लेट से तुम्हारा डिस्टेंस आएगा ज़ाहिर है सेंटर से लेके सेटेलाइट तक, उसके बाद तुम फिर अपना रेडियस माइनस कर दोगे तो हमारे पास तक ये कैपिटल आर आ जाए। सही है, तुम्हारा एक तरीके से कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का जिस तरह तुम इसको अप्लाई करने वाले हो। मैं इसको एज अ फिगर प्रॉपर बना लूँ ताकि हमें याद रहे हम कर क्या रहे हैं। हाँ भाई, क्या करेंगे सबसे पहली चीज़ क्या कर रहे हो मुझे ये बताओ चलो। ये अपना हम्म। मार्स के सेंटर से लेके जियो सैटेलाइट का हमें मुझे वो चाहिए। हम इसमें फाई का वो तो नहीं लगा सकते ना फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला? GMM/R²। लगा सकते हो, क्यों नहीं लगा सकते, लेकिन लेकिन हमारे पास, मसला ये है तुम्हारे पास एक कि तुम्हें क्या सैटेलाइट का मास पता है? मैं बोलने वाला था कि हमें हमारे पास सैटेलाइट का मास नहीं पता। हम्म, ये है। अच्छा मैं और स्पेसिफाई कर दूं तुम्हें, यहाँ से यहाँ तक अर्थ और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कैपिटल आ रहा है, इस क्वेश्चन के लिए हम इस तरह कंसिडर कर रहे हैं। और और हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या था ग्रेविटी का? ग्रेविटी का, ग्रेविटी का फॉर्मूला हमारा Gm/r² है। PM/R²। और ये x हमें फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस x जो है ना ये हम फाइंड आउट करना है। मैं तुम्हें एक डायग्राम बना दिया कि हमें ये करना है इस क्वेश्चन के। ठीक है। ये डिस्टेंस x है, ये रेडियस r है, उसमें हम कंसिडर कर रहे हैं टोटल डिस्टेंस को हम r कंसिडर कर रहे हैं फ्रॉम द सेंटर टू द सैटेलाइट। एक बात बताओ, मैं तुमसे क्वेश्चन के स्टार्ट में बोला ये क्वेश्चन जो है लिंक्ड है सर्कुलर मोशन से भी, ये सेटल। सर्कुलर मोशन से लिंक्ड है, वो मुझे समझ में आ गया कि हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि GM/R²। और वो अपना GM/R² जो अ, किसके बराबर होता है? W इज इक्वल्स टू R के मेरे ख्याल से बराबर होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा हम, चलो अगर तुम करना चाहो तो करके देख सकते हो, लेकिन एक आसान तरीका मौजूद है ना हमारे पास, हम वो क्यों ना कर लें। मुझे सिर्फ 2 मिनट देना, फिर 2 मिनट में इसको सॉल्व कर लूँ, चलो फिर मुझे आप बताना। करके देखो कि हो सकता है तुम्हारा आंसर सही आ जाए। हेलो। हाँ हाँ, क्या आंसर आया? 1 मिनट।
हाँ भाई अभी तक। अच्छा, चल ठीक है। या भाई सॉरी, पता नहीं क्यों मेरा ना बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा आज, समझ नहीं आ रहा, लेकिन भाई मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है। नहीं आ रहा आंसर। चलो नहीं। साथ ही देखते हैं फिर करना पड़ना है क्या मामला है। देखो सबसे पहली चीज तो तुम्हें क्या कंसिडर करनी है। सबसे पहली चीज तो तुम्हें ये सोचनी है इसके अंदर कि ये एक सैटेलाइट है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी भी सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है। और जाहिर है ये अगर सेम तरह से जिस तरह अर्थ रोटेट कर रही है उसी तरह ये घूम रही है, इसका मतलब ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से रोटेट कर रही है, ऐसा ही है। बिल्कुल। मतलब इसके ऊपर जो ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है इनफैक्ट, वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ की वजह से, अभी तो ये सर्कुलर मोशन बिल्कुल। कर रही है क्रॉस अर्थ। तो इसका मतलब, और वो हमें पता है, वो जो ये सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है, हमने इस सर्कुलर मोशन के चैप्टर में बात की थी कि हमारे पास वो ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट्स एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, सैटेलाइट मूव कर। बिल्कुल। मैं ये कह सकता हूँ कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मेरे पास किसके बराबर है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, ये बात मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल। हमने ऐसे डिफरेंट सिनारियोज में देखा था कि हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन के बराबर थी, सो ऑन एंड सो डिफरेंट चीजों के बराबर थी। यहाँ पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। सही है। और हमें एक बात ऑलरेडी पता है, वो बात ये कि हमारे पास जो फॉर्मूला है एफ सी का वो है एम आर ओमेगा स्क्वायर, सही डब्ल्यू का स्क्वायर। फॉर्मूला है, सही। लेकिन हम एक ही यूज कर लेते हैं। और जहाँ पे जाहिर है अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही है, तो तुम ये मास किसका कंसिडर कर रहे हो, सेटेलाइट का। लेट से हम कहते हैं कि हम हर चीज अज्यूम कर रहे हैं, तो हम ये कह देते हैं इसका मास जो है एम है और अर्थ का मास जो है वो कैपिटल एम है। ठीक है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने के लिए हम अर्थ का मास कंसिडर नहीं करते, हम जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कंसिडर करते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर में। ठीक है, तो ये सेटेलाइट का मास आ गया, मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा जी स्क्वायर। एम ओवर आर स्क्वायर से। हाँ जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, क्योंकि हम फोर्स कंसिडर कर रहे हैं, ग्रेविटी नहीं कर रहे हैं। हम्म। अब तुम देखो तो सैटेलाइट के मास तो कैंसिल आउट हो रहे हैं। सैटेलाइट का इसलिए मतलब मुझे मास ही नहीं चाहिए। यहाँ तक तो मैं भी पहुंच गया था। सही है, यहाँ तक तुम आ गए थे। उसके बाद तुमने क्या करना है, तुमने देखना है कि ये अगर मैं फॉर एग्जांपल ओमेगा निकाल रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर में निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा जी एम ओवर आर क्यूब के बराबर, ऐसा ही है। तो ये आंसर सही है क्या मेरा अपना, एक यार मुझे बताना। हम्म। 3.59 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। हाँ बिल्कुल सही है, आंसर सही है तुम्हारा। हम तो बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही आंसर है। मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ ये आंसर आया कैसे, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि तुक्के में तो नहीं आया। तो भाई एक चीज़ तो ये अप्लाई करनी थी। उसके बाद मैंने तुम्हें और क्या बताया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, अच्छा सही है मैंने और नहीं बताया। रेडियस। ये तो मुझे निकालना है ना। अच्छा बाय द वे मैं इसको और स्पेसिफाई कर दूं, मैं कैपिटल आर कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि तुम्हें बताओ मैं सेंटर से लेके सैटेलाइट तक का डिस्टेंस कंसिडर कर रहा हूँ। सही है। ठीक है, आर क्यूब। भाई आर क्यूब में भी कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो आर क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, आर क्यूब मेरे पास आ जाएगा बराबर जी एम ओवर ओमेगा स्क्वायर की। कोई इशू इस चीज। ओमेगा क्या है मेरे पास, ओमेगा मैंने कैसे निकाला, ओमेगा मैंने बोला वो होता है 2 पाई ओवर टी। 2 पावर टी। और हमें अर्थ की रोटेशंस पता है। बिल्कुल 24 आवर्स होती है। सही है। बिल्कुल। तो 24 आवर्स से मैं सेकंड में जाऊंगा, तो पहले मैं आवर्स से मिनट्स में गया, मिनट्स से मैं चला गया सेकंड्स में, तो मेरे पास ओमेगा आ गया, और ओमेगा केम आउट एज 7.7, नहीं 7.27 इंटू 10 to the power of -5, इफ दैट इज राइट। या फिर तुमने सिंपली क्या कहना है, तुम्हें आर क्यूब निकालना है, आर चाहिए, आर क्यूब नहीं चाहिए, तो तुमने क्यूब रूट कर दिया आर का इधर। तुमने यहाँ पे जी डाल दी, जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 to the power -11, मल्टीप्लाइड बाय द कैपिटल एम। कैपिटल एम हमने क्या बोला है, मास ऑफ अर्थ है, 6.0 इंटू 10 to the power 24 है, डिवाइडेड बाय व्हाट की, अच्छा क्यूब इस पूरे पे अप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ ओमेगा। ओमेगा हमने निकाला अभी 7.27 इंटू 10 to the power of -5 का होल स्क्वायर। तो तुमने आर कैलकुलेट किया, और आर तुम्हारे पास क्या आ गया, 4.235, 4.235 इंटू 10 to the power of 7 मीटर्स। कोई इशू इस चीज में। तुम्हारे पास ये वाले आर की वैल्यू आ गई, और तुम्हें चाहिए एक्स, तो तुम इस कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास एक्स आ जाएगा, जो तुम फाइंड आउट ऐसा करो। आ जाएगा। सही है, तो तुमने क्या बोला कि, तुमने यहाँ पे ये बात बोली कि
distance from the earth surface to the satellite is equal to कैपिटल R माइनस स्मॉल r, जो तुमने एज्यूम किया है। क्वेश्चन में नहीं गिवन थे, मैंने तुम्हें एक डायग्राम बना के समझाया था, हम्म। यूज ना। तो तुमने कैपिटल R निकाला है, दैट केम आउट एज 4.235 इंटू 10 to the power 7, माइनस करूंगा रेडियस से, रेडियस क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा। तो ये हो सिक्स जाएगा पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। 10 की पावर 6, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3.6 इंटू 10 to the power 7 मीटर्स। ये आ गया तुम्हारा वो फिक्स्ड डिस्टेंस जो उसने कैलकुलेट करने को बोला था, तुम्हारा फिक्स्ड। हम्म। सो ये चेंज नहीं होगा, सारे सैटेलाइट इसी डिस्टेंस पे मूव करती रहती है। कोई इशू इस चीज में? नहीं। रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।